हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह 10-11 बज रही है, -3 का टेम्परेचर है और वही अपनी ब्लॉगिंग दोबारा से चालू। पूरा बर्फ पड़ा हुआ है। लास्ट वीक आप लोगों ने देखा होगा बर्फ नहीं था, अभी बिल्कुल फिर से वही मार्च के महीने में भी बर्फ। तो पहले ही बताया था मैंने, फिनलैंड है भैया, यहाँ पर कब बर्फ पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे जो ये रूल चेंज करने वाली बातें चल रही थी ना कि यार रूल चेंज होंगे, तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट में नया प्रस्ताव रखा हुआ है। वो स्पाउस के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, फैमिली वीजा के लिए, अगर आप बुलाना चाहते हैं अपनी फैमिली, अगर आप लोग मूव कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप लोगों को मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी वीडियोस और यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब जो नए रूलों की बात हो रही है, वो अभी सिर्फ संसद में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा हुआ है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और आने वाले टाइम में मई 15 तारीख को इन्होंने बोला है कि मई 15 तारीख को हम उसको लागू कर देंगे। मतलब अभी ये मार्च चल रहा है तो अप्रैल मई 2 महीने के अंदर सरकार जिसकी है, जो लोग पार्लियामेंट में जिनकी संसद ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये रूल पास होने हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है और उन्होंने अगर ये सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बाकी क्या रूल नए पास हुए उन पे बात करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले, अगर आप लोग स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं, स्टडी पे आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी उम्र 21 साल से नीचे है, मतलब अगर आप 21 के भी हैं तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 22-23 के हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप 21 के हैं तो आप लोगों को वीजा नहीं मिलेगा, वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप स्पाउस वीजा नहीं कर पाओगे जब तक आपकी उम्र 21 क्रॉस नहीं करती है। ये तो इनका पहला प्रस्ताव था जिसमें 21 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अब जो एक उम्र वाला रूल है, मतलब आपकी उम्र 21 होनी चाहिए, इसमें एक चीज ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ फिनिश है, मान लो बहुत सारे बंदे होते हैं ना ऑनलाइन डेटिंग में, अगर उन्होंने पसंद कर ली और शादी कर ली फिनिश लड़की से, तो अगर आपकी वाइफ फिनिश है तो ये रूल आप पे लागू नहीं होगा, फिर आप आ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वाइफ फिनिश नहीं है या आपका हस्बैंड फिनिश नहीं है तो ये रूल आप पे लागू होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले प्रस्ताव की। जो उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा हुआ है उसमें है कि अगर आपने फिनलैंड के अंदर असाइलम ले रखा है और यहाँ पे आप रह रहे हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारे एशियन कंट्री वाले ही, या फिलिस्तीन, या मतलब आउट ऑफ फिनलैंड से जिन बंदों ने असाइलम लेके जो यहाँ पर रह रहे होंगे और वो अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने नया रूल निकाला है। वो रूल ये है कि आपको असाइलम लेने के बाद, आपका असाइलम क्लियर होने के बाद, जब यहाँ पे गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दे कि भैया अब आप यहाँ पे रह सकते हो, तो आपको 2 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले ये था ना कि यार असाइलम ले लिया, यहाँ पे रह गए, फैमिली तुरंत बुला ली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने असाइलम लिया है तो आप अपनी फैमिली को 2 साल बाद ही बुला सकते हैं। इसके अलावा इस असाइलम वाले में उन्होंने एक चीज और करी है, वो ये है कि अगर आप असाइलम ले रहे हैं, मतलब अगर आप अपनी कंट्री से भागे हुए बंदे हैं और आप यहाँ पर रह रहे हैं और फिनलैंड गवर्नमेंट ने आपका असाइलम भी ले लिया है, आपको दे दिया, असाइलम दे दिया, यहाँ पर रहने लग गए, तो आप अपनी कंट्री ट्रेवल नहीं कर सकते कभी भी नहीं। पहले क्या था, शायद के टाइम देते थे जाने के लिए, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी ये है कि आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते। फिर आपको फिनलैंड में ही रहना पड़ेगा, फिनलैंड में ही आपको अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अगर बंदा अपनी कंट्री नहीं जाएगा वापस तो, पर चलो, अगर कोई बंदा अपनी कंट्री से भाग के आ रहा है और वो यहाँ पे रहना चाहता है तो फिर मुझे लगता है कि वो नहीं जाएगा। बट ये भी रूल ला रहे हैं वो कि आप फिर अपनी कंट्री ट्रेवल नहीं कर सकते। इसमें तीसरा जो प्रस्ताव रखा हुआ है, अगर कोई छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा फिनलैंड के अंदर, उसको फिनलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा हुआ है, होता है कई जगह लड़ाई लग गई या कुछ हो गया या आपका बच्चा यहाँ पे आ गया और वो यहाँ रह गया, तब आपको उस बच्चे की कस्टडी के लिए या आपको उस बच्चे को यहाँ पर पालने के लिए, उसके साथ यहाँ पर रहने के लिए अपना इनकम दिखाना पड़ेगा कि क्या आप अपने इस बच्चे को यहाँ पर पाल सकते हैं। जो यहाँ पर मंथली एक्सपेंस है इनके लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, क्या वो पूरे हैं कि नहीं है आपके पास, तो वो फंड आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आप आ सकते हैं। तो ये तो बहुत कम चांसेस है कि किसी का बच्चा यहाँ पर हो और फैमिली हमारे इंडिया वगैरह में हो तब वो अप्लाई कर रहे हैं कि भैया मुझे बच्चे के लिए। पर हाँ, कई केसों में आपने सुना होगा बहुत सारी कंट्रीज में कि बच्चे को मार दिया, कुछ कर दिया, फिर बच्चा गवर्नमेंट ने छीन लिया, फिर आप अलग रह गए, बच्चा अलग हो गया।
तो शायद ये उन लोगों के लिए कि आपको दोबारा अपने बच्चे की कस्टडी के लिए आपको पैसा दिखाना पड़ेगा। करते हैं कि ये रूल लाने की या ये प्रस्ताव रखने की जरूरत क्या थी कि 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, शादीशुदा हो, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें दिखाने के लिए, फिर लड़की से शादी है कि नहीं है। ये एक्चुअली में ऐसा है कि कुछ केसेस में ऐसा भी पता चला है कि आपने पेपर मैरिज कर ली यहाँ पे आ गई, किसी बंदी को पटा लिया, उसके साथ पेपर मैरिज कर ली और फिर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा आपने ले लिया, फिर आप रहने लग गए और फिर कुछ महीने बाद आप उससे अलग हो गए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फिनलैंड गवर्नमेंट ये नए प्रस्ताव लेके आ रही है। इनका कहना है कि हमारा जो फिनलैंड का समाज है, जो यहाँ पर फिनिश लोग रहते हैं, हम इमिग्रेंट्स जो भी बाहर से बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, वो हमारी कंट्री में हुड़दंग न मचाए। बीच में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जर्मन वगैरह में बड़ा हंगामा हुआ है और पोलैंड वगैरह में भी बड़ा हंगामा हुआ है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने पहले, ये लोग क्या करते हैं ना, पहले ही टाइट कर देते हैं ताकि तुम भैया इनकी कंट्री में हुड़दंग मत मचाओ। तो ये चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं। अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पे आपने बस रहने लग गए, एक नौकरी नहीं कर रहे हो। सबसे मेन चीज इस प्रस्ताव को लागू करने का ये था कि आप यहाँ पर आए हो ना, तो आप बैठ नहीं सकते, आपको काम करना पड़ेगा जैसे यहाँ के लोग काम करते हैं। आप गवर्नमेंट का नहीं खा सकते, गवर्नमेंट का भैया, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत वजन है। तो वो सारी चीजें आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। बाकी जिन लोगों ने एसाइलम ले रखा है, अगर उनका एसाइलम एक बार ले लिया और उनको नहीं मिला, फिर यहाँ पे तक क्या था कि वो दोबारा एसाइलम ले सकते थे, लेकिन इस पे भी नया प्रस्ताव है कि अब वो दोबारा नया एसाइलम नहीं ले सकते। अब आप दोबारा से, अगर आपका एक बार एप्लीकेशन कबूल नहीं हुई इनकी तरफ से, या इन्होंने मान्यता नहीं दी कि हम आपको नहीं रखेंगे फिनलैंड के अंदर, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। पहले क्या था, आप कोर्ट के जरिए दोबारा कर ले सकते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये नया रूल लेके आ रहे हैं, अब उसमें नहीं होगा। बाकी ये जितने भी रूल मैंने आपको बताएं, उम्र होनी चाहिए, स्पाउस वीज़ा में आपकी हर चीज़ चेक की जाएगी, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी 15 मई से चालू होंगी अगर प्रस्ताव पास हो गया तो। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, वो ये, आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, बकड़ बकड़ मेरा, मैं भी बकड़ बकड़ करता रहता हूँ और आप लोग भी सुनते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 99% अभी तक मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये कि स्पाउस वीज़ा क्यों डिले हो रहे हैं और स्पाउस वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आपका 1 साल का वीज़ा था स्पाउस का, और आपका जो एप्लीकेंट है वो तो पहुंच गया, लेकिन आप नहीं पहुंचे। 7-8 महीने हो गए, उसके बाद 4 महीने बचते हैं आपके एप्लीकेंट के पास, तो वैसे भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये पहला कारण है। अगर आपका एप्लीकेंट जो है, आपका हस्बैंड या वाइफ, उसका वीज़ा अप्लाई हो चुका है, वो पढ़ने आ चुकी है या पढ़ने आ चुका है और वो पढ़ाई कर रहा है फिनलैंड के अंदर, और आपको वीज़ा मिलने में टाइम लग गया, तो हो सकता है आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैंने पता किया वो ये है, कुछ हमारे भी सोर्सेस होते हैं यूट्यूब पे, अगर वीडियो बना रहे हैं तो हम भी सोर्सेस लेते हैं, हम भी जानकारी लेते हैं, उसके हिसाब से। आप लोग ये मत सोचना कि बस ऐसी बहकी बहकी बातें करने वाले नहीं हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आप लोगों का जो पैसा एप्लीकेशन में वाले, जो एप्लीकेंट बंदे ने पैसा जमा किया है ना, वो पैसा आप लोगों ने अपने अकाउंट से किया ही नहीं है। कई बंदों ने एजेंट के अकाउंट से किया, किसी ने दुबई भेजा, दुबई से यहाँ भेजा, किसी ने दूसरी कंट्री में भेजा, किसी ने किसी को दिया। मतलब आप लोगों ने बीच में एजेंट के जरिए, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों के वीज़ा हमेशा डिले होते हैं क्योंकि आप लोग अपने पैसा जो है ना अपने अकाउंट से नहीं भेजते हैं। आप क्या करते हैं, एजेंट सारा काम कर लेगा जी, एजेंट को दे दो। भैया एजेंट को एजेंट की फीस दे दो ना यार। अगर एजेंट का यहाँ पर आपकी फीस 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए है 1 साल की, तो आप अपनी फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं भेज रहे हो? क्यों आप लोग एजेंट को दे रहे हो और एजेंट फिर वो कर रहा है, फिर आप स्टेटमेंट जमा नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, स्टेटमेंट जरूर जमा करें, अगर आपको सप्लीमेंट मिल रहा है वो सारी चीजें प्रूफ जरूर दें। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है अभी तक स्पाउस वीजा डिले होने का, वो ये है कि फिनलैंड की गवर्नमेंट, या फिनलैंड जो पहले जो वीजा अप्लाई होते थे, जो पहले स्पाउस के लिए वीजा दिए जाते थे, यहाँ से जो वीजा आप लोगों को मिलते थे, वो वीजा को देख रेख करती थी टीई की सर्विस। मैंने बहुत बार बोला कि टीई की सर्विस एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी एजेंसी है जो फिनलैंड के अंदर नौकरी, वीजा, सारी चीजें दिलाती थी। हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दिलाती थी। अगर आप लोग यहाँ पर आए हो, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको पैसा दिलाती थी। जो आप लोग बोलते हो कि यहाँ पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, पैसा मिलेगा जी, हम अगर वहाँ पे आ गए फैमिली बच्चे को, ये सारी चीजें टीई देखती थी। अभी जनवरी 2025 से और
ये काम तो अक्टूबर 2024 से ही होने लग गया था, लेकिन टाइम लगा इसमें। तो जनवरी 2025 से पूरी तरीके से जो वीजा का जो प्रोसेस है वो मिगरी के हाथ में चला गया है। ठीक है, अब आप लोग इस चीज को क्लियर से समझ लेना। पहले टीई करती थी, अभी इसको मिगरी देख रही है। तो मिगरी ने क्या किया, पहले 2 हफ्ते तो उसने बिल्कुल बंद रखा, सारे काम बंद कर दिए, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना सिस्टम अपडेट कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है, उस सिस्टम को अपडेट करने में, उसको वर्किंग में लाने के लिए टाइम लगता है। इसकी वजह से वीजा डिले हो रहे हैं। अब जो वैसे ही वीजा डिले चल रहे थे, फिर 3 महीने और फिर बीच में 15 दिन 20 दिन जो इन्होंने बंद किया, उसकी वजह से वीजा डिले हो गए। उसकी वजह से वीजा डिले हुए तो मोर देन 2300 एप्लीकेशन अभी इनके पास स्पाउस की डिले में चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं देंगे, लेकिन अब मैंने आपको क्लियर बताया कि अगर आपके एप्लीकेंट की पढ़ाई ही यहाँ पर 1 साल है और 3 महीने से तो वैसे डिले चल रहा है, अब आने वाले टाइम में उसको 3-4 महीने और लगेंगे, तो ऑलरेडी आपको 7-8 महीने हो जाएंगे। फिर 90% चांसेस ये है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज जो भी आप इनकम शो करते हैं, जो भी आप स्टूडेंट यहाँ पे फीस भरते हैं, वो अपने अकाउंट से भरें, अपने अकाउंट से करें, सारी चीजें क्लियर रखें, तभी आप लोगों को वीजा मिलेंगे। तो ये तो था जो नए रूल आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्पाउस वालों के लिए, फैमिली, हम लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए सैलरीज वगैरह बहुत ज्यादा हाई कर दी हैं, पैसा ज्यादा शो करना पड़ेगा फैमिली बुलाने के लिए, क्योंकि क्राइसिस की वजह से और महंगाई की वजह से अभी गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप लोग भी स्ट्रांग रहें, इमिग्रेंट हैं वो फ्री में ना खाए, मैंने पहले भी बताया। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में लेके आता रहता हूँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में लेके आता रहता हूँ। आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जेन्युइन तरीके से मैं काम करता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों के कोई किसी के कमेंट्स के आंसर नहीं दिए या कभी किसी से बात नहीं करी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेंबरशिप के जरिए आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ब्लॉग आने में टाइम होता है, उससे पहले आपको जानना है, तो आप प्लीज मेंबरशिप लेके, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, 120 रुपए की होगी इंडिया के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।